नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धृतराष्ट्र एक हफ्ता गैप मारकर दरबार पहुंचे थे। दरबारियों का मूड बनाने के लिए उन्होंने दरबार में ही आम की पार्टी दे रखी थी। एक से बढ़कर एक दशहरी, कलमी, लंगड़ा, मालदा, तोतापरी और अल्फांसो की टोकरियां भर भर कर दरबार में रखी हुई थी। कुछ दरबारी आम चूस रहे थे, कुछ काट कर खा रहे थे। धृतराष्ट्र देसी आम की गुठली मुंह में चुभला रहे थे कि अचानक से उनकी चीख निकली। देसी आम की चेफी मुंह में लग गई थी। पूरा मुंह किरिस गया। जल्दी जल्दी पानी मंगवाकर 3-4 बार कुल्ला किया, फिर जाकर थोड़ी राहत मिली। उनका मन आम से उचट गया। सो उन्होंने संजय से पूछा, संजय, क्या डंकापति को भी आम पसंद है? संजय ने थोड़ा ध्यान लगाया तो उनके हाथ डंकापति के आम प्रेम का एक नायाब नमूना लग गया। जस का तस उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने पेश कर दिया। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। डंकापति के आम प्रेम को जानकर धृतराष्ट्र को खुशी हुई। उनके मुंह से अकस्मात निकला, ही बिलोंग्स टू मैंगो पीपल। धृतराष्ट्र को अंग्रेजी छांटते सुनकर संजय की छठी इंद्री सजग हो गई। उनका अनुभव था कि धृतराष्ट्र अंग्रेजी तभी छांटते हैं जब महल में रानियों के साथ मनमुटाव करके आए हों। तब धृतराष्ट्र ने वो सवाल किया जिसकी उम्मीद संजय कर रहे थे। उन्होंने पूछा, जम्बूद्वीप से क्या खबर है? संजय ने कहा, भारत खंडे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे काशी क्षेत्रे इन दिनों नया कुरुक्षेत्र तैयार हो रहा है। अगली महाभारत काशी में होनी तय हुई है। धृतराष्ट्र की पलकें उत्सुकता से लपलपाने लगी। उन्होंने पूछा, और डंकापति क्या कर रहे हैं? संजय ने कहा, वो खुदाई में लगे हुए हैं। यहाँ भी खुदा, वहां भी खुदा, यहाँ भी खुदा, उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये किस खुदाई की बात कर रहे हैं डंकापति? संजय ने बिना कुछ कहे सुने एक वृत्तचित्र चालू कर दिया। हिंदू पक्ष के मुताबिक जैसे ही वजू खाने का पानी निकाला गया तो वहां मौजूद हिंदू खुशी से झूम उठे, क्योंकि उनकी नजरों के सामने करीब 12 फीट ऊंचा शिवलिंग प्रकट हो गया। ज्ञान वापस सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। ज्ञान वापस सर्वे में मिला है शिवलिंग, हिंदू पक्ष का दावा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर तालाब है, जिस तालाब से शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है। कि वजू खाना कहां पर है, और उसके साथ ही कहां पर यह बताया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। यह सुनकर धृतराष्ट्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, इतनी जल्दी पुरानी पटकथा पर काम शुरू कर दिया डंकापति के शागिर्दों ने? अभी तो अयोध्या कांड संपूर्ण होना बाकी है। संजय ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया महाराज आपने। दरअसल 1990 में ही डंकापति और उनके स्वयंसेवकों ने ऐलान कर दिया था कि अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। धृतराष्ट्र ने धोती का फेंटा दुरुस्त करते हुए पूछा, डंकापति का इस पर क्या कहना है? संजय ने जवाब दिया, वो इन दिनों दूसरे जरूरी कामों में मुब्तला हैं। बीते हफ्ते वो चीन को निपटाने में लगे थे, लेकिन सीधे नहीं, वो नेपाल के जरिए चीन को निपटा रहे थे। भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा, और इसीलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, और वहां से उन्होंने भारत और नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों को फिर से याद किया। यह जानकर धृतराष्ट्र को खुशी हुई। तभी संजय ने उनकी खुशी यह कहकर काफूर कर दी कि चीन फिर भी काबू में नहीं आ रहा महाराज। अब वो लद्दाख में पैंगोंग लेक के ऊपर भारत से कब्जाए गए इलाके में दूसरा पुल बना रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के ऊपर एक पुल बनाना शुरू कर दिया है। धृतराष्ट्र तमतमा कर बोले, जब चीन डायरेक्ट हमला कर रहा है तब डंकापति नेपाल की आड़ क्यों ले रहे हैं? संजय ने कहा, डंकापति की लीला है महाराज। ऐसे महीन तरीके से काटेंगे कि चीन को पता भी नहीं लगेगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने गुस्सा थाम कर कहा,
ऐसा कैसे करेंगे डंकापति? संजय ने कहा, छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं महाराज, तब आपको एहसास होगा कि कैसे 18-18 घंटे चीन को हराने में लगे रहते हैं डंकापति। पिछले पूरे हफ्ते चीन पैंगोंग लेक पर पुल बनाता रहा, लेकिन पूरे हफ्ते खबरिया चैनलों पर शिवलिंग की खुदाई चलती रही। देश को पता तक नहीं चलने दिया डंकापति ने कि चीन ऐसी कुछ हरकत भारत के हिस्से में कर रहा है। पूरे देश का मीडिया उनके इशारे पर लद्दाख महंगाई को छिपाकर शिवलिंग ढूंढ रहा है। लेकिन असली खबर यह है कि डंकापति पूरे देश को यह बताते घूम रहे हैं कि ये मीडिया तो उनकी बात देश को बताता ही नहीं है। जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, कोई हेडलाइन नहीं बनेगी, टीवी पर वो बात चमकेगी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी साथियों, हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है, विकास के मुद्दों पर टिके रहना है। संजय जारी थे। इस तरह एक दिन पूरे देश को पता भी नहीं चलेगा और डंकापति चीन का काम तमाम कर देंगे। धृतराष्ट्र इस जानकारी से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। संजय भांप गए कि धृतराष्ट्र को मजा नहीं आया, लिहाजा उन्होंने खुद ही एक जानकारी उनकी जानिब उछाल दी। महाराज, पिछले हफ्ते डंकापति की बड़ी किरकिरी हो गई। फिर से धृतराष्ट्र के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, वो कैसे? संजय ने कहा, पिछले हफ्ते डंकापति ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। हाल ही में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए गेहूं के निर्यात यानी व्हीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राष्ट्रहित में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। संजय ने कहा, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन महीना भर पहले डंकापति ने अमेरिका वालों के सामने दावा कर दिया था कि हम लोग विश्व गुरु तो बन ही चुके हैं, लगे हाथ अगर आपकी इजाजत हो तो विश्व का रसोई घर भी बन सकते हैं, सबको खाना खिला सकते हैं। और अब एक महीने बाद यह यू टर्न। काले हूँ अमेरिकाना राष्ट्रपति जोड़े चर्चा करतो तो एमणे पण कह્યું કે મોટું ત્યારે એમને કહ્યું તમે અમને WTO જો પરવાનગી આપે થોડી રાહત કરી દે કે ભાઈ ભારતમાં જે ભંડાર પડ્યા છે તમે બહાર મોકલી શકો છો, તો અમે કાલે મોકલવા તૈયાર છીએ। અમે તો ભારતને તો જમાડીએ છીએ, અમારા અન્નપૂર્ણા માના આશીર્વાદથી અમારા દેશના ખેડૂતોએ જાણે અગાઉથી દુનિયાની चिंता करी હોય। इस तरह से देश की छीछालेदर कौन करवाता है? यह भुनभुनाते हुए धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। हिंदुस्तान में टेलीविजन पत्रकारिता, खासकर हिंदी की टेलीविजन पत्रकारिता का बहुत प्रतिष्ठित नाम है एसपी सिंह। उन्हें हिंदी टेलीविजन पत्रकारिता में पितामह का दर्जा दिया जाता है। मरहूम एसपी सिंह आज तक के पहले संपादक थे। 1998-99 में पहली बार जब कर्मकांडी गिरोह ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं को दूध पीने की अफवाह उड़ाई, तब एसपी सिंह ने इस अफवाह और अंधविश्वास का खंडन करने के लिए मोची की तिपाई को दूध पिलाने का कार्यक्रम आज तक पर चलाया था। आज तक वालों के पास उन तमाम कार्यक्रमों के मास्टर टेप पड़े होंगे, चाहे तो देख सकते हैं। तब से अब के बीच में जो देश में बदला है वो ये है कि एसपी सिंह अब इंसानों की दुनिया में नहीं रहते हैं। सियासत से साइंस का लोप हो चुका है। अब हमारे नेता वो हैं जो मानते हैं कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, महाभारत में इंटरनेट था और हनुमान जी दलित थे। जैसे सियासत बदली है वैसे ही आज तक भी बदल गया है। अब वहां दिन रात शिव जी का बढ़ता हुआ शिवलिंग पहली खबर है। हर साल उसकी बढ़ती हुई लंबाई नापी जाती है, जो 6 से 7 इंच सालाना बढ़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अब भी विस्तार ले रहा है। आज हमारे साथ ऐसे मंदिरों का सफर कीजिए जहां मूर्तियां वक्त के साथ आकार में बड़ी होती रहती हैं। तब आज तक और एसपी सिंह ने अंधविश्वास का भांडा फोड़ने के लिए मोची की तिपाई का इस्तेमाल किया था। अब आज तक इन महान विशेषज्ञों का इस्तेमाल कर रहा है अंधविश्वास और अफवाह फैलाने के लिए। इधर का नंदी जो है वो बड़ा साइज में बड़ा हो रहा है। ये प्रतिदिन एक तिल करके बढ़ते हैं। भगवान पार्वती समेत हमको दर्शन मिला एक बार। हम लोग जटा से इसको रगड़ करके धोते हैं, अगर बाबा बढ़ते नहीं होते तो अब तक घट गए होते। शिवलिंग जो है वो हर साल तिल बढ़ते हैं। कुछ मेरे को फर्क महसूस हुआ। शिवलिंग की नाप जोख में लगी श्वेता सिंह और आज तक इकलौते नहीं हैं। कूढ़ मगज धर्मांधता का असीमित विस्तार पूरे हफ्ते खबरिया चैनलों पर दिखा। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित ढांचे को शिवलिंग साबित करने में चैनलों ने 64 कलाओं का प्रदर्शन किया। मसलन ये देखिए।
ऑन एयर भजन मंडली बिठाकर शिवलिंग और फव्वारे का विवाद कैसे सुलझाया जा सकता है, यह जानने के लिए माननीय अदालत से मेरी गुजारिश है कि वो जी न्यूज वालों को सुओ मोटो इस मामले में वादी बनाएं। इस तरह पूरे राष्ट्र के सामने वह रहस्य उजागर हो कि कैसे भजन मंडली शिवलिंग फव्वारा विवाद का समाधान कर सकती है। वैसे देखा जाए तो चैनल के चैनल एक और से भजन मंडली में तब्दील हो चुके हैं। मस्जिद जो होती है ये प्लेस ऑफ वर्शिप होती है या प्लेस ऑफ प्रेयर होती है? धीरे 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 लोग और डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि उनके इलाके में भी जो इस तरह के साइट्स हैं जहां पर ऐसा लगता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं, वो भी अब ये मांग करेंगे कि वहां पर भी जांच की जाए। फाउंटेन गैंग पर सबूतों वाली स्ट्राइक। हालांकि महंगाई मुद्दा नहीं है ऐसा भी नहीं समझते, लेकिन नींबू से ज्यादा जरूरी है बाबा। जो भगवान के नाम से तमाशा कर रहे हैं उस पे दिया है। तमाशा कह रहे हैं? तमाशा तो ये लग रहा है मुझे कि जो आकृति है वो शिवलिंग मालूम पड़ती है। इस रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष का फव्वारा होने का दावा लाई डिटेक्टर टेस्ट में पूरी तरह से फेल करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जलाभिषेक के लिए शिवजी को कितना इंतजार करना पड़ेगा। हिंदू शांत है, हिंदू चुप रहने वाला है, हिंदू सह लेने वाला है। तो ये जो तमाशा और मजाक आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोगों को लगता है आप कर सकते हैं। इस पूरी गधा-पचीसी में इन भाई साहब ने अपनी बात के पक्ष में सबसे मौलिक तर्क पेश किया। शिवलिंग में छेदा नहीं होता है, शिवलिंग के अंदर छेदा नहीं होता है। एक बार फिर से सुनिए। शिवलिंग में छेदा नहीं होता है, शिवलिंग के अंदर छेदा नहीं होता है, शिवलिंग के अंदर छेदा नहीं होता। बात तो ठीक है। दरअसल जब आप आस्था और देवी देवताओं पर इस तरह सड़क छाप बहस मुबाहिसे और जिरह करेंगे तो इसी तरह से उनकी खिल्ली उड़ेगी। बहरहाल बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के जरिए जो हुआ या जो होगा उससे जुड़ी 2-3 बातों का ध्यान रखिए। बात शुरू कहां से हुई थी और कहां पहुंच गई है। बनारस के सत्र न्यायालय में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी कि उन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर में पूरे साल पूजा की इजाजत दी जाए। फिलहाल साल के कुछ दिनों में ही इसकी इजाजत है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद परिसर का सर्वे करवाकर तय किया जाएगा कि साल भर श्रृंगार गौरी की पूजा हो सकती है या नहीं। सर्वे शुरू हुआ, लेकिन मुख्य सर्वेयर अजय कुमार मिश्रा बीच में सर्वे छोड़कर कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट के सामने एक आवेदन दिया कि उसे मस्जिद के वजू खाने के पास शिवलिंग दिखा है, इसलिए मस्जिद को सील किया जाए और मस्जिद में नमाजियों की एंट्री सीमित कर दी जाए। कोर्ट ने तत्काल इस आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर दिया। यहां से पूरी बहस इस बात पर केंद्रित हो गई कि ज्ञानवापी मस्जिद है या विश्वनाथ मंदिर है, जो मिला है वो शिवलिंग है या फव्वारा। श्रृंगार गौरी स्मृति लोप का शिकार हो गई। खबरिया चैनलों ने शिवलिंग को शस्त्र बना दिया। उन्होंने तय कर लिया कि इस बार की कारसेवा खबरिया चैनल करेंगे। नफरत, शिवलिंग की बात करूंगा तो नफरत फैला रहा हूं, फाउंटेन की बात करेंगे तो शांति प्रिय है। क्या बात होगी सर? नहीं रशीदी जी, आप ये थोड़ी ना शिवलिंग की बात है तो नफरत फैलाना है। कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन ज्ञानवापी मामले में यह न सिर्फ चढ़ रही है बल्कि पकती भी दिख रही है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 73 साल बाद उसी पटकथा का मंचन फिर से होगा। 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखी गईं। अगले दिन अदालत ने तालाबंदी का आदेश दे दिया, नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक की कहानी सबके सामने है। 73 साल बाद उसी तर्ज पर पहले शिवलिंग दिखा, फिर चट सीलिंग का आवेदन और पट आदेश आ गया। इस तरह से अगले 73 सालों में एक और लड़ाई की पृष्ठभूमि रची जा चुकी है। बहरहाल अब यह होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे निपटने के 2 स्पष्ट रास्ते हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए हैं। पहला धर्मस्थल उपासना अधिनियम 1991 है। यह 1990 में भाजपा नेता LK आडवाणी द्वारा निकाली गई उन्मादी हिंसक रथ यात्रा की रोशनी में पास हुई थी। यह साफ साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद देश के धर्मस्थलों का जो स्वरूप है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अयोध्या एक अपवाद था, क्योंकि इस पर 1947 से पहले से ही कानूनी विवाद जारी था। दूसरी नजीर अयोध्या मामले में 2019 में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो कहता है कि अयोध्या का निर्णय इकलौता मामला है, किसी अन्य धर्मस्थल पर यह नजीर के तौर पर लागू नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को इससे न फर्क पड़ना था, न पड़ा, न पड़ेगा।
उनके लिए ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। भोजशाला सरस्वती मंदिर या दरगाह, तो काशी के बाद बात जामा मस्जिद की। ताजमहल या तेजो महल, कुतुब मीनार, आगरा के ताजमहल लेकर चलेंगे, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, भोजशाला और भाग्य देवी मंदिर का विवाद, मथुरा की ईदगाह या कृष्ण जन्म स्थान। मथुरा ईदगाह मामला भी है। इतिहास के कर्मों कुकर्मों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो सबसे पहला सवाल यह खड़ा होगा कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी, क्योंकि इतिहास अन्याय, हिंसा और अत्याचारों से भरा पड़ा है। अत्याचार सिर्फ मुगलों या अंग्रेजों तक सीमित नहीं है। हिंदुओं का अपना इतिहास अराजक हिंसा से भरा हुआ है। कलहन की राजतरंगिणी में हिंदुओं की बौद्धों पर हिंसा और यातना के पूरे पूरे अध्याय दर्ज हैं। आज के तमाम प्राचीन हिंदू धर्मस्थलों को बौद्ध मठों, स्तूपों का विध्वंस करके बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने समग्र संकलन में लिखा है कि उड़ीसा के बौद्ध मठों को मंदिर में परिवर्तित किया गया। हिंदू दुनिया की इकलौती कौम है जिसने अपने स्वधर्मियों के खिलाफ अत्याचार और अन्याय का संस्थागत ढांचा तैयार किया, जो आज तक जारी है। इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। सवाल है कि आप इतिहास को कहां से सुधारना शुरू करेंगे। आप इतिहास नहीं सुधार सकते। इतिहास की गलतियों की माफी होती है, रिकंसिलिएशन होता है, मेल मिलाप होता है, जैसे कि ये। I am filled with deep shame in the face of the barbaric crimes that were committed here by Germans. But the fact that this government has not apologized to its own citizens, African Americans, for the institution of slavery and for the Jim Crow laws that followed, and accepted that fact and encouraged changes in our dialogue and understanding and in the actions of this country to rectify that, is certainly a mistake. And today we rectify that mistake. We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these, our fellow Australians. For all of this, I express more sorrow, regret, and apology than you may ever know. एक बार फिर से खबरिया चैनलों की अंधेरी गलाजत भरी दुनिया में लौटते हैं। हम एक छोटा सा आंकड़ा रखने जा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से कुछ गैर जरूरी मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है, किस तरह कुछ बेहद जरूरी मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 बड़ी खबरें आईं। चीन पैगोंग लेक पर दूसरा पुल बना रहा है और थोक महंगाई की दर 25 साल के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 18 मई को चीन की खबर सामने आई। 19 से 21 मई के बीच आज तक ने अपने 15 प्राइम टाइम शोज में 13 शो ज्ञानवापी पर किया। एबीपी न्यूज ने 19 और 20 मई को 8 के 8 शो ज्ञानवापी पर किया। टाइम्स नाउ नव भारत ने 19 से 21 मई के बीच 12 में से 11 प्राइम टाइम शो ज्ञानवापी पर किया। न्यूज 18 इंडिया ने 12 में से 12 शो ज्ञानवापी पर किया। रिपब्लिक भारत ने 12 में से 10 शो ज्ञानवापी पर किया। अब थोड़ा चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। जी न्यूज ने 12 में से 7 शो ज्ञानवापी पर किया, जो कि सबसे कम रहा। 1 शो ताजमहल और कुतुब मीनार पर किया। 4 शो महंगाई, अमेरिका और चीन पर किया। यानी वो मुद्दे जिनका संबंध देश के लोगों से है, जिसका सरोकार देश की संप्रभुता से है, जिस मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है। मीडिया चालाकी से उन सवालों को टाल रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा। सरकारी विज्ञापन की मलाई खा रहे चैनलों से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इन जरूरी सवालों को सरकार के सामने उठाएंगे। इसका विकल्प है सब्सक्रिप्शन। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि ये खबरें आप तक पहुंचती रहें और आप गर्व से कह सकें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। खैर, इस दौरान जो सबसे ज़रूरी मुद्दे दिखाए गए, उनमें से एक राष्ट्रीय समस्या यह थी कि जब इंद्राणी मुखर्जी जेल से बाहर निकली तो उनके बाल बिल्कुल काले थे। तो बाल उनके काले कैसे थे, जबकि इससे पहले जेल से आई तमाम तस्वीरों में उनके सफेद बाल दिखाई दिया करते थे। धन्य हो तिहाड़ शिरोमणि। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट गांव कनेक्शन से है। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाले उन परिवारों की है जो इस तपती गर्मी में दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो उन्हें मीलों दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है, ऊपर से यह पानी बुरी तरह से फ्लोराइड से प्रदूषित है।
फ्लोराइड प्रदूषित यह पानी पीकर इन इलाकों की बड़ी आबादी हड्डियों की समस्या से पीड़ित हो चुकी है। डेंटल फ्लोरोसिस, दांतों में फ्लोरोसिस होने की संभावना होती है। इसके अलावा स्केलेटल और मसल वीकनेस एक प्रकार से कह लीजिए होती है। स्केलेटल मतलब हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां दिखने में, एक्सरे में दिखने में वो दिखेंगी कि मजबूत है, लेकिन वो कमजोर हो जाती हैं अंदर से, और उसकी वजह से उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स मतलब टूटने की, जरा सा भी, छोटा सा भी कहीं हल्का सा गिर गए तो हड्डी टूट गई, इसकी संभावना होती है। और उसके साथ में हड्डी के जो जोड़ होते हैं उनके डिफॉर्म हो जाने की, मतलब वो टेढ़े हो जाने की, जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट जो हम कहें कि जो हमारा मांस होता है उससे जो हड्डी को जोड़ता है, उनकी भी वीकनेस होती है, तो उनमें भी टीयर्स, उनके भी फट जाने की संभावना होती है। मतलब यहाँ तक हो सकता है कि मरीज चल ना पाए, ये भी स्थिति आ सकती है। और कमर में दर्द होने की संभावना होना, जोड़ों में दर्द होने की संभावना, ये सब कॉमन चीजें होती हैं जो एक्सेसिव फ्लोराइड की वजह से होती है। देखा जाए तो यहाँ पर पीने के पानी के लिए पूरे 500 की आबादी के इस गांव में सिर्फ 2 हैंडपंप हैं, और उन दोनों हैंडपंप में फ्लोराइड का कंटेंट पाया गया है। आप मेरे पीछे जो टंकी देख रहे हैं, ये 20 साल पहले लगी थी यहाँ पर, जो कि सिर्फ 10-15 दिन चली, ऐसा गाँव वालों का कहना है। और ये सरकारी टंकी है जिससे कभी इन गाँव वालों को कभी कोई लाभ नहीं मिल पाया। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।